हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गु यांटिंग रूराव के गालों पर लाली लगा देता है तो वो उसे दूर हटाते हुए कहती है, तुम्हें मरना है क्या मेरे हाथों से। गु यांटिंग उससे कहता है, मुझे अपनी वाइफ से यही एक्सपेक्ट थी, सच में तुम्हारे पास काफ़ी स्ट्रेंथ है। रूराव उसकी तरफ जब गुस्से से देखती है तो वो कहता है, पागल मत बनो, देखो मैं जा रहा हूँ। अपने कोट को लेकर जल्दी से वहाँ से चला जाता है। रूराव अपने गाल को पकड़ते हुए कहती है, क्या मैं ब्लश कर रही हूँ, और मुस्कुराने लगती है। अगले सीन में रूराव वांग्यू थिएटर में ओपेरा परफॉर्मेंस कर रही होती है। लोग तालियां बजाकर उसकी परफॉर्मेंस की तारीफें करने लगते हैं। शाओली भी उसके लिए ताली बजा रहा होता है। तभी एनी क्विनियान से कहती है, मिसिस गु की सिंगिंग सच में काफ़ी अच्छी है। सिस्टर क्विनियान, मुझे अच्छे से याद है कि आप भी कमांडर शाओ से ओपेरा परफॉर्मेंस के दौरान मिली थी। आपको नहीं लगता अभी जियांग रूराव ने आपके स्टेज को ले लिया है? क्या आपको चिंता नहीं है कि कमांडर इंटरेस्ट ले सकते हैं और उसे अपना लवर बना सकते हैं? क्वीनियान एनी से कहती है, मैं ये सब कमांडर के लिए ही करती हूँ। वो गु यांटिंग की तरफ देखते हुए कहती है, जरा वहाँ देखो कौन आया। एनी वहाँ गु यांटिंग को आता देखती है तो कहती है, यांटिंग यहाँ किस लिए आया है? क्वीनियान उससे कहती है, यहाँ स्टेज पर मिस गु का पहली बार परफॉर्मेंस है, ऑफ कोर्स यांटिंग आएगा ही ना। गु यांटिंग और उसका गार्ड जियाओ जॉनटाओ को लेकर फ्रंट सीट पर बैठ जाते हैं। जब रूराव गु यांटिंग को देखती है तो अपने मन में कहती है, गु यांटिंग। शाओली उन्हें देखकर वहां खुश नहीं लग रहा होता। तभी गु यांटिंग के पास थिएटर का ओनर आकर कहता है, मिस्टर गु, आप यहाँ आए, क्या मैं आपके लिए प्राइवेट रूम का अरेंजमेंट कर दूँ? गु यांटिंग उससे कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ मेरा चाइल्ड है, यहाँ से वो अपनी मदर के और करीब है। ओके सर, अगर आपको कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बुला सकते हो। गु यांटिंग उसे हाथ से इशारा करता है तो वो वहाँ से चला जाता है। गु यांटिंग रूराव के शो को देखने लगता है तो तभी जियाओ जॉनटाओ को हिलता हुआ देखकर वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें वॉशरूम जाना है? वो हाँ में सर हिलाता है। गु यांटिंग अपने गार्ड गु लियान की तरफ देखता है तो वो उसे वॉशरूम ले जाता है। गु यांटिंग प्यार भरी नज़रों से रूराव का डांस देखने लगता है। रूराव अपना डांस कंप्लीट करके वहाँ से जाने लगती है। लोगों को उसका डांस काफ़ी पसंद आया, वो उसके लिए जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। अंदर चेंजिंग रूम के अंदर रूराव अपने मेकअप को साफ कर रही होती है। तभी वहाँ से जा रही दूसरी डांसर लेडी अपनी दोस्त से कहती है, आहा इसे छूना मत, कमांडर शाओ को छोड़कर इस मूर्ति को छूने की किसी को अनुमति नहीं है। चलो चलो, शो शुरू होने वाला है, जल्दी करो और स्टेज पर चलो। उनकी बातों को सुनकर रूराव जल्दी से कपड़े खोलते हुए उस ओर जाने लगती है और खड़े होकर सोचने लगती है। उस दिन भी शाओली स्टेज के पीछे गया और पॉल के साथ उसने डील भी की। वो धीरे धीरे उस मूर्ति की ओर बढ़ने लगती है। वो मूर्ति की तरफ देखती है, फिर उसे जल्दी से घुमा देती है। मूर्ति के घूमते ही वहाँ एक गुप्त रास्ता निकल जाता है। रूराव जिसे देख खुश होने लगती है। वो अपने मन में सोचने लगती है, क्या उसने खजाने को यहाँ छुपाया हो सकता है। मूर्ति के घूमने पर बाहर थिएटर में लालटेन नीचे आ जाता है, जिसे शाओली को पता चल जाता है कि अंदर किसी ने मूर्ति को टच किया है। वो अपनी जगह से खड़े होकर जल्दी से वहां जाने को निकल जाता है। रूराव इधर उधर देखकर जैसे ही अंदर जाने वाली होती है तभी वो बाहर गार्डों की आवाज़ सुनती है। कौन है वहाँ? गु यांटिंग उनके आने से पहले उसे अपने साथ लेकर छिप जाता है। वो कुछ कहने वाली ही होती है तभी वो उसके मुंह पर हाथ रखकर चुप रहने का इशारा करता है। शाओली अंदर आते हुए मूर्ति को देखता है, फिर अपने गार्ड से पूछता है, यहाँ कौन था? गार्ड उसे कहता है, कमांडर, जब मैं अंदर आया तो मैंने वहाँ किसी को भी नहीं देखा। शाओली उसे गुस्से से कहता है, जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। शाओली का गार्ड सोल्जरों से उसे ढूंढने को कहता है तो सोल्जर यस सर कहकर ढूंढने लगते हैं। बाहर हॉल में गु लियान और रूराव का बेटा सभी लोगों की तरह डांस को एंजॉय करते हुए उनके लिए तालियां बजा रहे होते हैं।
तभी वहां से सोल्जरों को एक साथ जाता देख गुलियान अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। मौके को देखकर जियांग जॉनटाओ वहां से भाग जाता है। गुलियान अपने मन में सोचने लगता है, यहाँ इतने सारे आई थी लेकिन मैंने उन्हें यहाँ नहीं देखा। उसकी बात को सुनकर शाओली इधर उधर देखने लगता है। क्विनियान सोल्जरों से कहती है, आप लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, जाओ और जल्दी से ढूंढो। वो यस मैडम कर ढूंढने लगते हैं। जब सोल्जर उनके बहुत ज़्यादा करीब आने लगते हैं तो गु यांटिंग रूराव का हाथ पकड़ते हुए दौड़ने लगता है, जिसे दौड़ते हुए शाओली भी देख लेता है। वो सीधे स्टेज में पहुंच जाते हैं। लोग गु यांटिंग को देख कहने लगते हैं, ये तो मिस्टर गु है ना। दूसरा पर्सन कहता है, हाँ सही कहा, लेकिन उनके साथ वो कौन है? ऐसा लगता है ये तो वही है जिसने अभी अभी परफॉर्म किया। रूरा उन सभी की बातों को सुनकर गु यांटिंग से कहती है, यहाँ से चलो जल्दी। गु यांटिंग रूराव का हाथ पकड़ते हुए उन सभी लोगों से कहता है, ये मेरी वहाँ आकर उन्हें सपोर्ट किया। वो दोनों उन लोगों के सामने रिस्पेक्ट से सर झुकाते हुए खड़े हो जाते हैं। लोग उनसे कहते हैं, मिस्टर गु, हमने उन्हें आपके साथ पहले कभी नहीं देखा। हाँ सही कहा, हमने कभी नहीं देखा। तभी एक पर्सन खड़े होते हुए कहता है, मिस्टर गु, हमने कभी नहीं सुना कि आपकी एक वाइफ भी है। बाकी लोग भी उससे कहने लगते हैं, हाँ हमने कभी नहीं सुना। गु यांटिंग रूराव की ओर देखते हुए उनसे कहता है, मैं रैंडमली किसी को भी अपनी वाइफ नहीं कहूँगा। लोग उससे कहते हैं, तो ठीक है, तो इसे प्रूव करो, एक किस करो। लोग जोर जोर से कहने लगते हैं, किस करो किस करो। रूराव उनकी बातों को सुनकर वहाँ से जाने लगती है। तभी गु यांटिंग उसे खींचकर कमर से पकड़ लेता है। रूराव उससे कहती है, बेवकूफ़ मत बनो। गु यांटिंग उसे सीधा किस करने लगता है। रूराव उसे खुद से दूर कर देती है तो गु यांटिंग उससे कहता है, मुझे छोड़कर मत जाओ। वो उसे अपने क्लोज करते हुए प्यार से कहता है, यूए मुझे छोड़कर मत जा, और उसे प्यार से किस करने लगता है। रूराव भी उसकी ऐसी बातों को सुनकर उसका किस करने में साथ देती है। एनी उन दोनों को किस करता देख गुस्से से वहाँ से उठकर चली जाती है। शाओली भी काफ़ी गुस्से में लग रहा होता है। सभी लोग उन दोनों के लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। तभी रूराव को मुरैन की मौत याद आ जाती है तो वो गु यांटिंग को खुद से दूर हटाते हुए कहती है, इतना काफ़ी है। लोग उन दोनों को देख कहने लगते हैं, वो दोनों कितने अच्छे से मेल खाते हैं, सच में वो एक परफेक्ट मैच है। जिसे देखकर शाओली गुस्से से पर्दे को पटक देता है। लोग उनसे कहते हैं, मिस्टर गु और मिसिज गु, सच में आप दोनों एक परफेक्ट कपल है। गु यांटिंग उनसे कहता है, तो क्या अब आप लोगों को इस पर बिलीव हुआ? लोग उनसे कहते हैं, सच में ये आपकी वाइफ है, बेशक हम इसको मानते हैं। गु यांटिंग उन लोगों से गुड बाय कहकर रूराव का हाथ पकड़ते हुए बैक स्टेज के अंदर चला जाता है, जहाँ वो शाओली से कहता है, सॉरी कमांडर, हमने कुछ रोमांस लाने के लिए वांग्यू थिएटर के स्टेज को थोड़ी देर के लिए उधार लिया। गु यांटिंग उसके पास आते हुए कहता है, अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन आप लोगों ने वांग्यू थिएटर पर इतनी सारी सिक्योरिटी कब से स्टार्ट कर दी? इतनी कड़ी सुरक्षा किस लिए? क्या यहाँ कोई इम्पोर्टेंट चीज़ छुपाई गई है? शाओली उससे कहता है, ये सिर्फ एक थिएटर है, यहाँ क्या इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है? गु यांटिंग उससे कहता है, आप तो कुछ भी नहीं जानते, चलो इस पर किसी और दिन बात करते हैं। शाओली रूराव की तरफ देखते हुए उससे कहता है, रूराव क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? रूराव उससे कहती है, थैंक यू सो मच कमांडर, आपकी चिंता के लिए। क्विनियान रूराव से कहती है, मुझे खुशी है कि आप डरी नहीं थी। रूराव क्विनियान से कहती है, सिस्टर क्विनियान, आज मैंने कैसा परफॉर्म किया? क्विनियान रूराव से कहती है, आपका परफॉर्मेंस सच में बेहतरीन था। तभी गु यांटिंग का गार्ड वहां आते हुए उससे कहता है, बॉस कुछ बुरा हुआ है। गु यांटिंग का गार्ड चलते हुए उसे बता रहा होता है, बॉस मेरा ध्यान जियांग चेंग के सोल्जरों पर था, तभी मैंने देखा कि जियांग जॉनटाओ वहां पर नहीं है। गु यांटिंग उसे दूसरी ओर देखने को कहता है और खुद भी रूराव के साथ उसे खोजने लगता है। अगले सीन में कमांडर शाओली को देखते हैं जो अपना कैमरा साफ कर रहा होता है। तभी वहाँ क्विनियान
चाय को लाते हुए शावली के टेबल पर रख देती है और उससे कहती है, कमांडर, मुझे लगता है कि मूर्ति को घुमाने वाली मिसिस गु हो सकती है, तो आपने कुछ क्यों नहीं किया? शावली उसकी ओर देखते हुए उससे कहता है, वो कैसे जानती उस जगह के बारे में कि उसके अंदर का रास्ता सीक्रेट रूम तक ले जा सकती है। क्वीन यान, तुम स्मार्ट हो, मुझे उम्मीद है कि इस तरह की बात फिर नहीं होगी। क्वीन यान कमांडर से कहती है, कमांडर आपका क्या मतलब है? फिर सर उठाते हुए कहती है, मैं वांग्यू थिएटर के ओनर की बेटी हूँ। मैं किसी भी रैंडमली लेडी को वांग्यू थिएटर के सबसे इम्पोर्टेंट रूम में जाने की अनुमति नहीं दूंगी। शावली उससे कहता है, तुम काम करने में बेहतर नहीं होगी। अगले सीन में हम जियाओ जॉनटाओ को देखते हैं जो एक जगह बैठकर खाने को खा रहा होता है। तभी बेंच पर रखा केले का छिलका वो पीछे को फेंक देता है और बगल में बैठे आदमी से कहता है, डैड, मैंने खाना खा लिया है, तो क्या मैं अब जा सकता हूँ? वह आदमी उससे कहता है, प्यारे, तुम्हें इतनी जल्दी जाने की क्यों है? थोड़ा सा और खा लो। मैं तुम्हें बाद में तुम्हारी माँ को खोजने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। जियाओ जॉनटाओ खड़े होते हुए उस आदमी से कहता है, मुझे आज रात सच में किसी का बेटा बनने जाना है, तो मैं अभी जाता हूँ। और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो आदमी उसे पकड़ते हुए कहता है, इतनी क्या जल्दी है? क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? हाँ, मुझे चाहिए तो है। वो धीरे धीरे बैठने का नाटक करता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वो आदमी भी उसके पीछे भागने लगता है तो केले की चिक्कल में फिसलकर गिर जाता है। दूसरा आदमी उस पकड़ लेता है और कहता है, बदमाश, भागने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम यहाँ से फ्री होना चाहते हो? जियाओ जॉनटाओ उस आदमी से कहता है, तो आप भी इन्हीं की तरह बच्चों को बेचने में शामिल हो? तो वो आदमी उससे कहता है, जबकि तुम्हें पता ही चल गया है तो मैं अब और दिखावा नहीं करूँगा। तुम्हें बेचने के बाद तुम एक अच्छे बच्चे बन जाओगे और जिससे मुझे बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। समझ आई नहीं बात तुम्हारे? अगर तुमने फिर से भागने की कोशिश की तो देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। और उसे मारने ही वाला होता है। तभी गु यांटिंग लात मारकर उसे नीचे गिरा देता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। वो दोनों से देखकर कहते हैं, गन से शूट मत करना। जियांग जॉनटाओ गु यांटिंग से लिपट कर कहता है, डैड। गु यांटिंग उन दोनों आदमी से कहता है, हिलो मत। फिर जियाओ जॉनटाओ से कहता है, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे सच में कितने डैड हैं? वो उससे कहता है, वहाँ से आर्मी जा रही थी तब मेरे पास भागने का सही मौका था, तो मुझे दोबारा मौका नहीं मिलता, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। एक आदमी वहाँ पर घूम घूम कर चक्कर लगा रहा होता है तो गु यांटिंग उससे कहता है, देखो, तुमने यहाँ देखा नहीं कि कैसे बच्चों की तस्करी की जा रही है? ऊपर से यहाँ पुलिस भी नहीं है। तो वो आदमी डरकर वहाँ से भाग जाता है। जियाओ जॉनटाओ उससे कहता है, ये लंबी कहानी है और मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन यहाँ खाना बहुत अच्छा बनता है। मैं आपके लिए भी एक बाउल में सर्व करके लाता हूँ। और खाने को बाउल में डालने लगता है। गु यांटिंग उन दोनों को बात कर नीचे बिठा देता है और खुद भी बेंच पर बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। तभी बाउल में नूडल्स डालकर जियाओ जॉनटाओ वहाँ ले आता है और गु यांटिंग से कहता है, डैड, ये ले लो। डैड, इतने बेकार होना भी अच्छी बात नहीं है। वो नूडल्स को खाने ही वाला होता है। तभी वहाँ रूराओ दौड़ते हुए आ जाती है और उससे कहती है, जियाओ जॉनटाओ। वो भी दौड़ते हुए उसे लिपट जाता है और कहता है, मॉम। वो उससे कहती है, तुम कहाँ चले गए थे? पता है मैं कितनी वरीड हो गई थी तुम्हारे लिए। गु यांटिंग रूराओ से कहता है, जियांग रूराओ, तुम्हारा बेटा हर किसी को डैड कहता है, क्या तुम मुझे इसे एक्सप्लेन कर सकती हो? रूराओ उससे कहती है, इतना गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें घर जाकर समझाती हूँ। गु यांटिंग अपने गार्ड गु लियान से कहता है, गु लियान, इन दोनों ह्यूमन ट्रैफिकर्स है, पुलिस यहाँ नहीं है, फिर भी तुम इसे अपने कब्जे में ले सकते हो। वो यह सर कहकर उन दोनों को ले जाने लगता है। तभी रूराओ का बेटा उससे कहता है, अंकल गु लियान, एक सेकेंड रुके। फिर वो उस पर्सन के जेब से पैसों को लेते हुए उससे कहता है, ये मेरे आधे दिन की सैलरी है, मैं किसी का भी फ्री में सन नहीं बनता। गु लियान फिर उन दोनों को वहाँ से ले जाने लगता है। जियाओ जॉनटाओ उन दोनों से कहता है, टू बैड गाय, जाओ जेल में।
रूराव जियाओ जॉनटाओ से कहती है, बेटा अब से ऐसा डेंजरस काम कभी मत करना। वो उससे कहता है, मुझे पैसे चाहिए थे। तो रूराव उसे जल्दी से गले लगा लेती है। गु यांटिंग जब उसे देखने लगता है तो वो अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, चाओ चाओ।